नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहां भी हैं वहां पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाली गणित की पाठ्यपुस्तक है और उसमें अध्याय 12 की आज हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें हम प्रश्नावली 12.1 पर आज चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 से ही अपनी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में आखिर क्या दिया है। लिखा है कि एक कक्षा में 12 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। और ए नंबर पर प्रश्न दिया है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से पहले अनुपात ज्ञात करो। फिर लिखा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए ये कितना सरल प्रश्न है, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। स्टेप्स को आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये समझाऊं कि अनुपात क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं आपको प्रश्न हल करते हुए समझा दूं पहले, है ना, ताकि आपको प्रश्न भी समझ में आ जाए और अनुपात वाले प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं वो भी आप आसानी से समझ जाएं। तो सबसे पहले ए वाला हल करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है ए वाला प्रश्न। अब मैं सीधे इसको हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हल कैसे करूँगा, यहाँ पे जो पूछा है पहले मैं उसको लिखूँगा, है ना। स्टेप लिखना गणित में बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ कि लड़कियों, आप भी जो है इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा। लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से अनुपात, इस तरह से आपको स्टेप लिखनी है। लड़कियों की संख्या से नहीं, यहाँ पे का आएगा, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालेंगे। अब ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। बहुत सरल है। मुझे बताइए, लड़कियों की संख्या लिखा है मैंने कितनी है? 20 बटे लड़कों की संख्या लिखा मैंने कितनी है? 15। तो 15 बटे 20 बटे 15। ठीक। अब इसको हल करते हैं। तो 20 बटे 15 है तो ये मेरे ख्याल से 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 चौको 20। तो उत्तर आ गया अपना 4 बटे 3। और इसको अनुपातिक रूप में अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 बटे 3 बराबर 4 अनुपात 3। ये हो गया अनुपात और ये है अनुपात का चिन्ह। इस तरह से इसे व्यक्त करते हैं। बताइए कितना सरल है। अब इसी तरह से हम जो है वो बी वाला हल करते हैं। बी वाला क्या लिखा है? लड़कियों की संख्या का, देखिए मैं हाईलाइट कर चुका हूँ पहले ही, है ना। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। तो बस हमें पहले की तरह जैसे हमने ए वाले को किया, यहाँ पे लिखना है क्या कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या निकालना है? अनुपात। ठीक। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे यानी 20। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 धन 15, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, है ना। तो 20 बटे आ जाएगा 20 और 15 35, और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौको 20, यानी हो गया 4 बटा 7, यानी अनुपात निकल गया 4 अनुपात 7। और यही जो है हमारा उत्तर है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पर ये हमारा उत्तर था, इस तरह से। तो आपने देखा कि प्रश्न क्रमांक 1 को हमने बड़ी सरलता के साथ किस तरह से हल कर लिया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 2। पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है,
30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, अब भाई आप देख रहे हैं कि 6 फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, 12 जो है वो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। और 30 में से अगर आप 18 को घटा देंगे तो कुल आपको जो है कितने प्राप्त हो जाएंगे? 12, है ना। तो वो जो है टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 वाक्य दिए हुए हैं, 2 वाक्य दिए हैं हमारे सामने। पहला वाला वाक्य ए वाला है और फिर बी वाला है, लेकिन ये वाक्यों को हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। पहले जो प्रश्न में हमें स्थिति दी हुई है, हमारे सामने जो स्थिति व्यक्त की गई है, हम चाहते हैं कि हम उसको जो है पहले सरलता से समझ लें, उसको यहाँ पर उत्तर के रूप में, हल के रूप में व्यक्त कर दें। तो ठीक है, इस स्थिति को पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको बाकायदा लिखते हैं यहाँ पे, और मैं सीधे हल कर रहा हूँ वो प्रश्न को, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसा कि दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें प्रश्न में दी हुई है 30। ठीक है, अब इसके बाद में हमसे कहा गया है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। तो मैं यहाँ पर आपके सामने उसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार लिख रहा हूँ। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप्स लिखने से जो है प्रश्न आसान लगता है, सरल लगता है, और कोई भी जो हमारी कॉपी जांचता है उसको सरलता से समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमें लिखना है क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या। तो इसे भी हमने यहाँ पर स्टेप के रूप में लिखना है, क्रिकेट पसंद। आप मेरे साथ साथ भी जो है यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 12। ठीक है, अब देखिए एक बात मुझे बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको 30 है ना। इसमें से फुटबॉल और क्रिकेट दोनों मिलाकर के जो पसंद कर रहे हैं विद्यार्थी, वो कितनी हो गई? 12 और 6 18 हो गई। तो बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो टेनिस पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए हम लिखेंगे टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। ठीक है, अब मुझे बताइए टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या होगी? संख्या होगी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है 30, उसमें से हम घटा देंगे 6 को भी और 12 को भी। सही कहा ना मैंने? तो घटाते हैं 30 ऋण 18 और ये आ जाएगा 12। यानी टेनिस पसंद करने वालों की जो संख्या है वो है कितनी? 12। स्पष्ट है? इस तरह से अब हम ए वाले प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा है क्या? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से हमें अनुपात बताना है। भाई बहुत ही सरल है, देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वाला प्रश्न। अब इसमें हम लिखेंगे जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है, फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से अनुपात। यही है, तो अनुपात क्या हो जाएगा देख के मुझे बताइए। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 6 है, और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी निकाली हमने? 12। तो 6/12, और ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2, यानी अनुपात हो जाएगा 1:2। ये अनुपात है। ठीक है, सरलता से समझ में आ गया। ऐसे ही अब बी वाला करते हैं। देखिए ज़रा बी वाला क्या लिखा है, पहले हम इसे पढ़ तो लें। बी वाला लिखा है
क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यानी जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनका कुल विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात निकालना है। तो ये भी बड़ी सरलता से निकल जाएगा। मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, लिखना पड़ेगा हमें, है ना, क्रिकेट प्रेमियों का, है ना, प्रेमियों का लिखना पड़ेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो अब क्रिकेट प्रेमियों का मतलब कि देखिए कितने हो गए 12, और कुल कितनी संख्या है 30। तो 12 और 30 को अगर हम काट देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी हो जाएगा 2/5, यानी 2:5। ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए इस तरह से ये जो पूरा आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ना हल, इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूरी तरह से हल होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हमने समझ लिया, 2 हमने समझ लिया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि आखिरी अनुपात वाले प्रश्न को हल किस तरह से हमें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने क्या दिया है, लिखा है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। अब ये जो आकृतियाँ यहाँ पे दी है इसे देखकर हमें अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमें 3 प्रश्न दिए हैं, ए, बी और सी। तो हम एक एक करके एक एक को हल करते हैं और इससे हमें समझ में भी आ जाएगा। तो पहले ए वाला हल करते हैं। ठीक है, दिया है ए वाला, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ जो कि जिससे कि हमें सहायता हो जाएगी हल करने में। वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कुल आकृतियाँ, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कुल आकृतियाँ लिखना पड़ेगा ना। कुल आकृतियाँ बराबर कितनी हैं, 7 है। ठीक, तो अब देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले ए वाला 7 ही है ना, मैंने सही तो गिना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो ए वाला हल कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। लिखते हैं आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात, इस तरह से, है ना, यही करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा 3/2, यही होगा ना। देखिए आप भाई, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या पहले लेंगे और फिर वृत्तों की संख्या लेंगे और फिर उसका अनुपात निकालेंगे। तो 3 त्रिभुज हैं और वृत्त कितने हैं, 2। अब ये तो आपस में कट नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 3:2। ये ए वाला हो गया। अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या दिया है, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे लिखना पड़ेगा इस तरह से, बी वाला लिख के, आयत के अंदर, है ना, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, है ना, सभी अनुपात। ठीक, तो सभी आकृतियों से अनुपात निकालेंगे तो कैसे भाई, अब मुझे बताइए कि आयत के अंदर के सभी वर्ग कितने हैं, 1 और 2, 2 वर्ग हैं।
अब सभी आकृतियाँ कितनी, हमने पहले ही लिख लिया है यहाँ पे कितनी, 7 है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा 2/7, और इसको ये कटता नहीं है एक दूसरे से, तो 2:7 ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें सी वाला भी हल करना है। लिखा है आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। ठीक है, सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, जैसे अभी हमने वर्गों वाला किया, इसे भी हल कर लेंगे बड़ी सरलता से। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर सी में लिखना पड़ेगा कि आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात, इस तरह से कितना हो जाएगा भाई, 2/7 हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्तों की संख्या भी 2 है अंदर और सभी आकृतियों की संख्या 7 है ना। तो 2:7, अब ये भी नहीं कटता तो ये भी हो जाएगा 2:7 इस तरह से। तो ये हमारा ए, बी और सी वाला जो है यहाँ पे हल हो गया। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं उसे कैसे हमें हल करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है। लिखा हुआ है कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी हामिद और अख्तर ने, समझ लीजिए कि दूरी तय की है 1 घंटे में, तो हामिद ने 9 किलोमीटर की दूरी तय की और अख्तर ने 12 किलोमीटर की। फिर लिखा है हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अभी हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ना हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले ये देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, चालों का अनुपात। अब चाल कैसे निकालते हैं बताइए आप। चाल को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे ना कि भाई कितनी दूरी तय की कितने समय में, यानी दूरी बटे समय। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या जानते हैं हम, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे हामिद की चाल, हामिद की चाल। बताइए हामिद की चाल कितनी होगी, 9 किलोमीटर चला वो कितने समय में, 1 घंटे में, यानी 9, इसको लिखेंगे किलोमीटर, सब समझने के लिए आसानी से लिख रहा हूँ मैं, और समय कितना, 1 घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा हामिद की चाल हो गई। ठीक है, यानी इसको यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसी चाल हो गई। ठीक, अब इसके बाद में हमें लिखनी पड़ेगी क्या, अख्तर की चाल, है ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, दोनों का लिखेंगे एक के बाद एक। तो अख्तर के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसा हमने हामिद के बारे में लिखा है यहाँ पे लिखेंगे अख्तर की चाल बराबर, ये कितना चला है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल हो गई। अब हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात हमें बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे, बड़ा सरल है, लिख देते हैं हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात क्या होगा बताइए, हो जाएगा 9/12।
9/12 हो जाएगा। ये कटता भी है, 3 तिया 9, 3 चौको 12, यानी हो जाएगा 3/4, यानी 3:4। 3:4 ये हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 4 स्टेप बाय स्टेप हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है भाई हमारा प्रश्न क्रमांक 5? लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 15/18 बराबर बॉक्स/6 बराबर 10/बॉक्स बराबर बॉक्स/30। और हमें ये भी बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात है या ये नहीं है। चलिए करके देखते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर ये तुल्य अनुपात का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए तो इसको हल कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ रफ में। आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 15/18, है ना, 15/18 लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15/18, ठीक, बराबर, ऊपर बॉक्स है, नीचे लिखा है 6। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम रफ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिख भी देता हूँ रफ कार्य, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब मुझे बताइए 18 के साथ ऐसा क्या किया कि 6 आ गया, यानी कितने का गुणा किया या कितने का भाग। जोड़ घटाने की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ गुणा या भाग से देखेंगे। तो बताइए 18 में कितने का गुणा करेंगे कि 6 आएगा। गुणा तो नहीं, भाग करते हैं ना। 18 को कौन सी संख्या से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो आप कहेंगे सर 18 को अगर 3 से भाग दे देंगे, है ना, 3 × 18 होता है, तो 18 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही जवाब है आपका। 18 को अगर 3 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो भाई अगर 18 को 3 से भाग दिया तो 6 आया, तो 15 को भी 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना। तो 15 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ऊपर जो बॉक्स है इसमें आएगा 5। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5/6 आएगा। ठीक है, इसके बाद में लिखा है 10/बॉक्स, 10/बॉक्स लिखा हुआ है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं समझ गया, 10/बॉक्स लिखा हुआ है। और उसके बाद में लिखा है बॉक्स/30, बॉक्स/30। अब देखिए, इससे हमें एक बात समझ में आई है, इससे हमें एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? अगर आप 15 और 18 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 और 3 6 18, यही आएगा। और देखिए हमारा जो दूसरा पद है ये वाला, ये 5/6 आ भी गया है ना। तो 5/6 आया। अब 5 में कितने का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे तो 10 आया, बताइए। तो 5 में आप कहेंगे कि सर 2 का गुणा किया, कितने का गुणा किया, 2 का गुणा किया तो 10 आया, है ना। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे फिर रफ कार्य में आपको करके बताता हूँ कि 5 में 2 का गुणा किया तो 10 आया, इसीलिए 6 में भी 2 का गुणा करेंगे और जो भी आया उसको यहाँ लिख देंगे। तो कितना आएगा, 12। तो इसके जवाब में यहाँ पे आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अब बताइए 12 के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 30। कितना लिखा है, 30 लिखा है। और 10 के बाद में यहाँ पे क्या लिखा आएगा ये बताइए। ठीक है, इस तरह से हमें इसे हल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। आप देखेंगे कि ये जो है तुल्य अनुपात में है क्या, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो तुल्य अनुपात का मतलब होता है सबको हल करने पर 5/6 आना चाहिए, सबको हल करने पर 5/6 आना चाहिए। देखिए 15 और 18 को हल किया हमने, मैं आपके सामने करके बताता हूँ। हमने 15/18 को हल किया तो कितना आया,
5/6 कैसे, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ऐसे ही 5/6 तो 5/6 है ही। 10/12 को भी अगर आप हल करेंगे तो 2×5 = 10 और 2×6 = 12 आ जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो बटे में 30 है उसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 आना चाहिए, है ना। तो कितने में 6 में कितने का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो आप कहेंगे 6×5 = 30 होता है, तो 5 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा कितना, 25, यानी यहाँ पे आएगा 25। इस तरह से इसे हमें हल करना है। और जब हमने ऐसा लिख दिया है यहाँ पे, ये 5 को मैं सही से बना देता हूँ, जब हमने ऐसा लिख दिया है तो हम जानते हैं कि सबका उत्तर 5/6 आ रहा है ना। इसीलिए जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तुल्य अनुपात है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ हाँ ये तुल्य अनुपात है। ठीक, इस तरह से, और यही जो है आपका उत्तर है। ठीक, इस तरह से इसे हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। ठीक, क्या है प्रश्न क्रमांक 6, देखिए इसे हल करते हैं हम। लिखा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हल कर देते हैं, अभी ज्ञात कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले ए वाला लिखा है 81 का 108 से। ठीक है भाई, पहले यही करते हैं। ए वाला लिखा है 81 का 108 से, 81 का 108 से अनुपात ऐसा लिखेंगे आप। देखिए स्टेप सब में लिखेंगे, है ना, मैं बार बार कहता हूँ स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे आप सीधे सीधे 81 के बटे में 108 लिख देंगे और फिर इसको आप काटेंगे। तो काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे काटना है। बड़ी सरलता से आप इसको काट सकते हैं। 81 जो है इसको काटने के लिए आप ऐसा लिख दीजिए 9 × 9 और 108 को लिख दीजिए 12 × 9। ठीक है, ये हो गया। तो ये 9 से 9 कट गया, बचा 9/12। और अब आप जानते हैं कि 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, यानी आ जाएगा 3/4। इसको आप और सरलता से लिख सकते हैं 3:4। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर। कौन से वाले का, ए वाले का, 3:4। ठीक, इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब आते हैं हम बी वाले पे। क्या है बी वाला, 98 का 63 से। ठीक है, 98 का 63 से। तो ठीक है, 98 का 63 से हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं अभी, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल है, बड़ी सरलता से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा बी वाला और लिखेंगे 98 का 63 से अनुपात। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, लिख देंगे 98/63, इस तरह से लिख देंगे, है ना। और इस तरह से लिखने के बाद में अब आप जानते हैं कि इसको आपको कट करना है। तो मुझे पता है ना, कि जो 14 का पहाड़ा है अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 98 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसे 14 × 7 और 63 को आप लिख दीजिए 9 × 7, है ना, 7×9 = 63। तो अब ये 7 से 7 कट गया, बचा कितना, 14/9। क्या बचा, 14/9, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 14:9, और यही आपका उत्तर है बी वाले का। ठीक है, इस तरह से इसे आप हल कीजिएगा। इसके बाद में सी वाले पे आइए, सी वाला प्रश्न। ठीक है, क्या लिखा है, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 33 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर का कितना, 121 किलोमीटर से, 121 किलोमीटर से। इस तरह से इसे हमें हल करना है ना। और कैसे हल होगा ये, किलोमीटर से क्या ज्ञात करना है हमें, अनुपात, है ना, तो वो भी लिखिए अनुपात। अब देखिए कैसे हल होगा, लिखेंगे 33/1
121। और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 11 गुणा 3 और यहाँ पे लिख देना 11 गुणा 11। ठीक, तो 11 से 11 कट गया और बचेगा 3/11 यानी 3:11। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो गया बच्चों। इस तरह से ये हल हो जाएगा सी वाला। अब डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या दिया हुआ है, लिखा है 30 मिनट का 45 मिनट से। ठीक है, 30 मिनट का 45 मिनट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। तो लिखेंगे 30/45 और आप जानते हैं कि इसे 15 गुणा 2 और इसे 15 गुणा 3 लिख सकते हैं। 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 2/3 यानी 2:3। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, देख रहे हैं आप, अनुपात निकालते समय भी हमें जो है इसे काटना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें पहाड़े याद होना बहुत आवश्यक है। अक्सर हमसे कहा जाता है बच्चों की पहाड़े याद कीजिए, पहाड़े याद कीजिए, लेकिन आप जो है लापरवाही कर जाते हैं और आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 20 तक पहाड़े सटीक ढंग से याद नहीं है। इसका एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक दिन में आप एक पहाड़ा याद कीजिए, फिर अगले दिन उससे रिवाइज कीजिए। तो ऐसे में एक पहाड़े को 2 दिन दीजिए और फिर अगले 2 दिन में एक पहाड़ा याद कीजिए। और आप देखेंगे कि सिर्फ 40 दिन लगेंगे आपको, मुश्किल से 40 दिन, यानी 1 महीने से 10 दिन ज़्यादा, और आपको 20 तक पहाड़े एकदम कंठस्थ हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर आप कितने भी साल के हो जाएं, 80-90 साल के, तब भी आप उन पहाड़ों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब भाई एक दिन में एक पहाड़ा याद करना और अगले दिन उसे रिवाइज करना कितना सरल है, कितना आसान है ना। तो इस तरह से आप पहाड़े को याद कर सकते हैं। एक दिन में पूरे पहाड़ याद करने की कोशिश हम करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, है ना। एक एक पहाड़ा याद कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो भैया ये आज हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 हमने इस तरह से हल कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 हमारा अगला प्रश्न है और मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन अभी जो है अध्याय का नाम हमारे सामने चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम जो है अनुपात की बात कर रहे हैं, है ना। तो अनुपात की बात कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह से हल करेंगे। देखिएगा आप, है ना, 1 सेकंड रुकिएगा। प्रश्न क्रमांक 7, अब देखिए किस तरह से हल होगा ये। पहला वाला प्रश्न दिया है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका अनुपात, सीधे हल कर रहा हूँ। 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात, यही है। ठीक, तो किस तरह से हल होगा ये, देखिए 1.5 घंटे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1.5 घंटे मतलब 1.5 × 60 कर दूँ मैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, 90 मिनट। मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं, मिनट में बदला है। ठीक है, मिनट में इसे मैंने बदल दिया। तो अब हो गया, हमें 30 मिनट का अनुपात जो है 90 मिनट से निकालना है। ठीक, क्योंकि इकाई समान होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ तो मिनट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किलोमीटर की बात कर रहे हैं, या घंटे की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, या एक राशि मिनट में है तो दूसरी भी मिनट में कर लें, या एक राशि घंटे में है तो दूसरी भी घंटे में कर लें। तो मैंने घंटे में दूसरी को बदलने की जगह मैं 30 मिनट को घंटे में बदल सकता था, 0.5 घंटा, लेकिन मैंने ऐसा ना करते हुए क्या किया, दशमलव वाली संख्या को ही हटा दिया। तो मैंने इसमें सरलता से क्या किया, जो 1.5 घंटे की समय राशि थी उसको मैंने 90 मिनट में बदल दिया। ठीक, अब हम इसे सरलता से हल कर लेंगे। लिखना पड़ेगा अतः, आप चाहें तो यहाँ पे एक कारण भी डाल दीजिए, कारण डाल दीजिए, चूँकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, यानी 60 और 30 यानी 90। ठीक, इस तरह से समझ लीजिए आप इसे।
तो अब देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे। अतः 30 मिनट का जो 1.5 घंटे से अनुपात बोला था हमें, 1.5 घंटे से अनुपात क्या हो जाएगा मुझे बताइए। हम इसे इसी तरह लिखते ना, 30 मिनट अनुपात 1.5 घंटे। तो अब हमने 1.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट अनुपात 90 मिनट, और ये हो जाएगा 30/90, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 1:3 इस तरह से। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर। यही जो है आपका क्या है, उत्तर है ए वाले का। ठीक है, इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बी वाले पे आते हैं, है ना। बी वाला क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। अच्छा, यानी इसमें जो है हमें इसको भी जो है इसकी यूनिट यानी इकाई बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी बदल देते हैं, देखते हैं किस प्रकार हल होगा। यहाँ पे हम बी वाला लिखते हैं बच्चों, 40 सेंटीमीटर का, है ना, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसे, 1.5 मीटर, है ना, और लिख देंगे 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 से क्यों किया मैंने बताइए ज़रा मुझे। तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के, इसलिए मैंने गुणा किया। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना कि हम ऐसे गुणा कैसे करते हैं दशमलव का। भाई ये 1.5 गुणा 100 था, तो हमने इसे सीधे सीधे गुणा कर दिया, 15/10 आ जाएगा, ये गुणा 100 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 15 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 150 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसे जो है हल किया है। ठीक है, चलिए अब ये लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारा हो गया कितना, 150 सेंटीमीटर। अब हम इसे बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे भाई, वैसे ही जैसे अभी हमने ए वाले को हल किया था, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें कि अतः 40 सेंटीमीटर का हम लिखेंगे 1.5 मीटर से अनुपात बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर, है ना। तो हमने इसे मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर अनुपात 150 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख देंगे सरलता से। अब बताइए 40/150 हो गया ये, है ना, 40/150 हो गया ना ये। तो अब हम इसे किस तरह से हल कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि इसको आप लिख दीजिए 4 गुणा 10 40 को, और इसको लिख दीजिए 15 गुणा 10। 10 से 10 कट गया, बचा 4/15 यानी 4:15। ये जो है आपका उत्तर आ गया। ठीक है, देखिए कितनी सरलता से हमने बी वाला भी हल कर लिया। अब हम ए और बी को हल करने के बाद में सी वाले पे आते हैं। लिखा है 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात है। ठीक है भाई, इसे भी हल करते हैं। सी वाले पे आते हैं, लिखा है, अच्छा एक काम करते हैं, इस बार हम थोड़ा कलर बदल देते हैं, है ना, उससे क्या होगा, अलग दिख जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ये हल्का हो गया है, तो इसे हम डार्क कर देते हैं। कौन सा, ग्रीन कलर, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया सी वाला। सी वाले को कैसे हल करेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं 55 पैसे का 1 रुपये
से अनुपात। ठीक, यही था ना प्रश्न में। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर होते हैं कितने के? 100 पैसे के। सही बात है ना? तो अतः आप लिख दीजिएगा, अतः 55 पैसे का रुपये 1 से अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? 55 पैसे अनुपात 100 पैसे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख देंगे 55/100। ठीक, बराबर से, अब इसको काट देंगे आप, है ना? तो काट देंगे 55/100 को 5 से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 11 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 20। तो 5 से 5 कट गया तो बचा 11/20, यानी 11/20 जो है ये आपका उत्तर हो गया इस वाले प्रश्न का, सी वाले का। अब हम डी वाले पे आते हैं। डी वाला लिखा है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। 500 ही लिखा है ना? हाँ। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो लिख ही देते हैं ना, 500 मिलीलीटर, है ना? का कितने से करना है हमें? 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात, है ना? तो लिखना पड़ेगा 2 लीटर से अनुपात। ठीक, अब देखिए ऐसा लिखते हैं 2 लीटर बराबर होता है 2 गुणा 1000 मिलीलीटर, है कि नहीं? अब आप कहेंगे सर ये आपने 1000 से क्यों गुणा किया? तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट पहले इसको हल करके लिख देते हैं। 2000, 2 का गुणा 1000 से करेंगे तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। 1000 से इसीलिए गुणा किया है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 लीटर में, मैं यहाँ पे कारण भी लिख रहा हूँ, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, इस वजह से ऐसा किया है। ठीक, तो अब देखिए जो लिखना था वही लिखेंगे ना, कि अतः 500 मिलीलीटर का लीटर का 2 लीटर से अनुपात, 2 लीटर से अनुपात बराबर कितना होना चाहिए था? 500 मिलीलीटर अनुपात 2 लीटर, इस तरह से। तो अब हमने इसे क्या किया? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, लीटर को भी। तो ऐसे लिखेंगे 500 मिलीलीटर अनुपात 2000 मिलीलीटर, और इसको लिख देंगे 500/2000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5/20, 5 से कम 5, 5 चौको 20, तो आ जाएगा 1/4, यानी ये आ गया हमारा 1/4, यानी 1/4, और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब हम 8वें वाले प्रश्न पर आते हैं। ठीक, ये है हमारा 8वां प्रश्न। क्या है 8वां प्रश्न? दिया है 1 वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए जो है कमाती है, यानी 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 की बचत करती है। ठीक है, यानी जो सीमा है वो 1 साल में 1,50,000 रुपये कमा रही है और 1 साल में ही 50,000 रुपये की बचत करती। ठीक, तो अब हमें प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। कौन से प्रत्येक? ए वाला प्रश्न और बी वाला प्रश्न। तो सबसे पहले हम ए वाले प्रश्न की बात करते हैं। ए वाला प्रश्न हमारे सामने जो है क्या दिया है? सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कुल कमाई कितनी है सीमा की? 1,50,000 1 साल की, और बचत कितनी कर रही है वो? 50,000 की। तो उसने व्यय कितना कर दिया? 1,50,000 में से 50,000 हम घटा देंगे, है ना? मैं आपके सामने लिखता हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको? कुल कमाई।
कुल कमाई बताइए कितनी है कुल कमाई। कुल कमाई है 1,50,000 रुपये, ठीक। और कुल बचत कितनी है, और कुल बचत कितनी है बताइए। 50,000, सही कहा ना मैंने, 50,000 है। अब बताइए व्यय कितना है, यानी खर्च कितना है। व्यय कैसे निकालेंगे आप कहेंगे जो कुल राशि है सर, यानी 1,50,000, उसमें से आप घटा दीजिए जो आपकी कुल बचत है, यानी कि 50,000 रुपये को, ठीक। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1,00,000। यही जो है क्या है, कुल व्यय है, ठीक। तो अब हम ए वाले प्रश्न को यहाँ पे इस तरह से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ए वाले को इस तरह से हल करेंगे, लिखेंगे सीमा द्वारा किया गया व्यय, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात बराबर से कितना होगा। व्यय कितना किया उसने, तो उसकी बचत का अनुपात और व्यय का अनुपात अगर हमें निकालना है तो कुछ इस तरह से निकालना पड़ेगा। बटे में 50,000 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3/1, काट देंगे इसको तो वो हो जाएगा 3:1, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे बचत और व्यय का अनुपात, ठीक है। बचत और व्यय का अनुपात बी वाला, तो वो कैसे निकलेगा, लिख देंगे सीमा द्वारा की गई बचत और व्यय का अनुपात। कैसे, क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा 50,000 बटे 1,00,000। इससे इसको काट देंगे तो जवाब आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। 8वां वाला इस तरह से हल हो जाएगा। अब 9वें पे आते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। क्या दिया है 9वां प्रश्न, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 3,300 और शिक्षक 102 हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, तो आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, 102 जो दिया है बटा 3,300, ठीक। तो आप इसको जब काट देंगे तो आपके पास में, एक सेकेंड रुकिएगा, 102 है ना, और 3,300 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपको कटने के बाद में 102 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 17/550, ठीक। आप हल करके देख लेना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 17/550, ठीक। इस तरह से हल हो गया। आप चाहे तो इसे डिटेल में भी काट सकते हैं, जैसे कि ये 102 लिखा था आपने और 3,300 लिख दिया था, तो इसको आप इस तरह से काट सकते थे कि 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और यहाँ पे इसको अगर आप काटते तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 51/1650 में काट देते आप, और फिर ये आपका जो है 3 से कट जाता है ना, 3 17 जा 51 हो जाएगा, है ना। और
ये वाला जो है ये 3 5 15, फिर 3 5 15 और 0 यानी 550, इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हमें इसे हल करना था। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 9 का। अब प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2300 लड़कियां हैं और हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब बहुत सरलता से इसे पहले हल कर लेंगे। अब सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4320। ठीक, 4320 है। अब इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है? लड़कियों की संख्या है 2300। ठीक, अब बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी? इसीलिए लड़कों की संख्या बराबर क्या होगी? लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे हम, है ना। तो जो बची 2020 ये संख्या हो गई किसकी? लड़कों की संख्या है। ठीक, अब हम इन तीनों कथनों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले ए वाले में लिखा है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो ए वाले को इस तरह से हल कर देंगे हम, लिख देंगे लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। ठीक, तो कैसे निकलेगा? ये 2300 हैं, आप जानते हैं लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या 4320 से 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 230/432, है ना। और इसको अगर आप काट देंगे कैसे? 2 से, है ना, तो ये आ जाएगा 2 से काटने पर 115/216। तो ये आपका अनुपात आ गया 115/216 ए वाले का। अब हम बात करते हैं बी वाले की। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बोला है। ठीक है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, इसको भी हल करते हैं हम। बी वाले को हल करते हैं, लिख देते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2020 लड़कों की है, लड़कियों की है कितनी? 4320, 0 से 0 कट गया, फिर आप इसे काट देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 101/115। इस तरह से ये बी वाला हो गया। अब सी वाले पे आते हैं। सी वाला क्या लिखा है? सी वाला जो है वो लिखा हुआ है कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि लड़कों
की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बराबर से क्या हो जाएगा। लड़कों की संख्या तो 2020 है और लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 4320। इस तरह से शून्य से शून्य कट जाएगा और जवाब में आ जाएगा 101/216, है ना। 2 से काट देंगे आप तो आपका जो अनुपात है इसका आ जाएगा 101/216 और यही आपका जो है फाइनल आंसर है, उत्तर है। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो है वो किस तरह से हल होगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो है वो हमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से, कितने विद्यार्थियों में से, 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने, जो बचे हुए हैं, उनने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। ठीक है, अब कहा है कि यदि एक छात्र केवल एक खेल चुनेगा तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने इसको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। सही कहा मैंने। इसके बाद में मुझे बताइए कि बास्केटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। बास्केटबॉल वाले विद्यार्थी कितने हैं? 750। ठीक, अब बताइए क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी 800। ठीक, तो जो टेबल टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं, इसीलिए टेबल टेनिस पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे, मुझे बताइए। भाई आपको 1800 जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसमें से घटाना पड़ेगा बास्केटबॉल वालों की संख्या और क्रिकेट वालों की संख्या को। ठीक, तो जवाब कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, 200 नहीं आएगा, 250 आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट हो गई हमारे सामने कि टेबल टेनिस वालों की संख्या 250 है। अब हम ये एक वाक्य को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ए वाला लिखा है, बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात। अभी बड़ी सरलता से हल हो जाएगा, है ना। ए वाला क्या बोला है? बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों। तो यहाँ पे लिख देंगे बास्केट बॉल खेलने वालों और टेबल, है ना, टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 750 संख्या थी इनकी बास्केटबॉल वालों की और टेबल टेनिस वालों की संख्या हमने निकाली, कितनी है? 250। शून्य से शून्य कट जाएगा, जवाब में आ जाएगा 3:1, यानी कि 3:1 ए वाले का उत्तर हो गया। अब हम आते हैं बी वाले पे। लिखा हुआ है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात। ठीक है, क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात निकाल देते हैं हम। देखिए आप कैसे निकलेगा। बी वाला, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें क्रिकेट
खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात कैसे निकलेगा? 800 बटा कितना कर देंगे? 750। तो जवाब आ जाएगा आपका, आप हल करेंगे तो 16:15। 16:15। इस तरह से ये बी वाला हल हो गया। अब सी वाले पे आते हैं। दिया है बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। ठीक है, बहुत सरल है। बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का कैसे करेंगे? देखिए, लिखना पड़ेगा बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 750 बटा 1800। ठीक, ये हो गया। एक शून्य से शून्य कट गया। 75 बटा 180 बचा, इसको काट दीजिएगा तो 5/12 आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5:12 का। ठीक, इस तरह से इसको हल कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 किस प्रकार से हल होगा। लिखा है प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1 दर्जन पेन का मूल्य। 1 दर्जन पेन का मूल्य बताइए कितना है? 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं? ये भी लिख देता हूँ, 12 पेन। ठीक, कितना है? रुपये 180। ठीक, तो बताइए 1 पेन का मूल्य क्या होगा? इसीलिए 1 पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? 180 को 12 से भाग दे देंगे। 1 दर्जन में 12 ही तो पेन होते हैं। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 15 रुपये। कितना आ जाएगा? 15 रुपये। अब हमसे पूछा है 8 बॉल पेन का मूल्य बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा 8 बॉल पेन का मूल्य बराबर हो जाएगा रुपए कितने? 8 गुणा 15 कर देंगे आप, है ना? तो ये हो जाएगा, नहीं 8 गुणा 15 नहीं करेंगे। 8 बॉल पेन का मूल्य वहाँ पे दिया ही हुआ है। कितना दिया है? 56। कितना है? 56 दिया है। तो 1 बॉल पेन, ये बॉल पेन वाला है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था मैं पेन बॉल पेन में। तो लिखना पड़ेगा 1 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 56/8 यानी 7 रुपये। ठीक, 8 7 56 होता है ना। ठीक है, तो अब ये वाला 7 निकल गया। तो पेन के मूल्य का, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा है, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? 15/7 यानी 15:7। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसे हल करना था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। प्रश्न क्रमांक 13 क्या दिया है हमें? प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। ठीक है, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 2.5 है और निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। अब मुझे बताइए,
हॉल की चौड़ाई मीटर में 10 दी हुई है, 40 दी हुई है, बीच में बॉक्स है, और हॉल की लंबाई मीटर में नीचे 25 है, फिर 50 है और फिर बॉक्स है। ठीक, बहुत सरलता से हल हो जाएगा। जैसे हमने, आपको याद होगा, प्रश्न क्रमांक 2 हल किया था बॉक्स वाला, वैसे ही हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस जो जो दिया है उसको पहले आसानी से लिख लेते हैं ताकि सरलता हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो लिख देता हूँ हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात सबसे पहले। तो हमें लिखना पड़ेगा हॉल की चौड़ाई, है ना, चौड़ाई पहले लिखता हूँ, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है ना, यानी 2/5 हो गया ये। ठीक, तो इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा, हॉल, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, हॉल की चौड़ाई और लंबाई के जो तुल्य अनुपात होंगे, कौन से अनुपात, तुल्य अनुपात होंगे, वो क्या हो जाएंगे, 2/5 गुणा 10/10 अगर कर देंगे तो 20/50 हो जाएंगे, और 2/5 गुणा 20/20 कर देंगे तो 40/100 हो जाएंगे, यही होंगे ना। तो इसीलिए आप लिखेंगे मीटर में जो दिया है, डायरेक्ट बॉक्स आप बना लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन में दिया है, और लिख दीजिएगा 10/25, 20/50 और 40/100, ऐसा बॉक्स बना के पूरा ऊपर वाला ऐसा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा बॉक्स बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये जो है हल हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह से हमें हल करना था प्रश्न क्रमांक 13 को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14 की। लिखा है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। बहुत सरल है, देखिएगा, लिखना पड़ेगा कि शीला और संगीता के बीच पेनों का अनुपात, ठीक, कितना है, 3:2 है। तो जो अनुपात है उसके जो अंक है, जो आपको दिख रहे हैं अंकों का, अगर मैं योग आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा कुल, 3:2 है, यानी 3 × 2 कर दीजिए, 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। अब इसीलिए जो शीला है, शीला का हिस्सा क्या होने वाला है, जो कुल पेन है, कितने पेन है, कुल पेन है, उसका कुल पेनों का 3/5 भाग, 3/5 भाग हो गया ना, क्योंकि 5 तो कुल निकल गया हमारा, उसमें से 3 किसके हैं, शीला के। तो 3/5 यानी 5 में से 3 शीला के हैं, है ना। तो कैसे हल करेंगे, टोटल पेन कितने हैं, 20 है ना। तो इसको आप इस तरह से हल कीजिएगा, 3/5 गुणित पेनों की संख्या यानी 20। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 3 चौको 12 आ गया। 12 पेन किसके, शीला के। और संगीता, संगीता का हिस्सा कितना हो जाएगा, 20 ऋण 12 यानी 8। लिख दीजिए 8 पेन। भाई 20 ऋण 12 ही तो करेंगे ना, 12 शीला के थे, बचे हुए संगीता के होंगे, ऐसे हल हो गया। इस तरह से हमें इसे हल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15वें प्रश्न की। ये आ गया हमारे सामने 15वां प्रश्न। क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ठीक है, एक माँ है और उनकी बेटी है श्रेया और भूमिका, और माँ के पास में है 36 रुपये,
और वो उस अनुपात में बांटना चाहती है जो उनकी उम्र का अनुपात है, आयु का अनुपात है दोनों बेटियों की। तो यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष है तो भूमिका को कितना कितना मिलेगा और श्रेया को? बहुत सरल है, देखिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो लिख दीजिए श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात। श्रेया और भूमिका, क्यों लिख रहे हैं अनुपात हम? क्योंकि अनुपात में ही तो पैसे बांटने हैं, है ना। तो श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात कितना है? 15/12। आप इसको 5/4 भी लिख सकते हैं, है ना। यानी ये हो गया 5:, अच्छे से लिख देता हूँ, 5:4। ठीक। अब इसीलिए मुझे बताइए जो 36 रुपये हैं, है ना, वो श्रेया और भूमिका में 5:4 में विभाजित होंगे, क्योंकि यही तो अनुपात निकला है उम्र का, आयु का, हैंगे ना, है ना। तो इसीलिए अतः लिख दीजिए, एक काम कीजिए, अतः श्रेया का हिस्सा लिख देता हूँ। हिस्सा कितना हो जाएगा? कुल जो है 36 रुपये, उसका 5/9 भाग, है ना, क्योंकि 5 और 4 को अगर जोड़ देंगे, जो अनुपात का अंक है, तो दोनों तो 9 हो जाएगा। तो 9 में से 5वां भाग जो है वो किसका है? श्रेया का, है ना। तो क्योंकि 5 जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 15 को बता रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 5/9 भाग, यानी कि 5/9 गुणा 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 5 चौको 20 रुपये मिल जाएंगे। किसको? श्रेया को मिल जाएंगे। ठीक। और भूमिका का हिस्सा क्या होगा? भूमिका का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? जो 36 रुपये हैं इसका 4/9, है ना। तो 4/9 यानी कि 4/9 गुणा 36, 9 चौक 36, यानी कि 4 चौक 16 रुपये। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप 36 में से 20 को घटा देते तो भी 16 मिल जाता है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न को हमें हल करना है। ये हमारा प्रश्न यहाँ पे हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। ठीक, क्या है प्रश्न क्रमांक 16? देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 हमारे सामने है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। अब अनुपात ज्ञात करो। ठीक है भाई, अभी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला अनुपात ज्ञात करना है क्या? पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। ठीक है। अब आप इतने प्रश्न हल कर चुके हैं, मुझे बताइए पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से उसका अनुपात हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 42/14 कर देंगे सीधे सीधे, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु 42 है और पुत्र की 14 है। तो इसको इस तरह से लिखिएगा कि पिता की वर्तमान आयु, लिखिएगा पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु का। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, अनुपात वो कितना हो जाएगा? 42/14, 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 3:1, यानी 3:1, 3/1 मतलब 3:1। ये उत्तर हो गया। अब बी वाले पे आइए। बी वाला क्या लिखा है? लिखा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हो जाएगा ये हल। जब पुत्र 12 वर्ष का था, पुत्र 12 वर्ष का था, तो पुत्र 12 वर्ष का था तो उस समय पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु कितनी होगी बताइए? 12 वर्ष का था, यानी अभी 14 वर्ष का है, तो उस समय 12 वर्ष का था, यानी 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 42 है अभी, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 42 ऋण 2, यानी 40 वर्ष। ठीक, तो अब जो अनुपात होगा, इसीलिए अनुपात क्या हो जाएगा? 40/12, यानी 10/5।
3 हो गया, है ना। 4 दम 40, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 10:3। ठीक, अब सी वाले पे आइए। 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद यानी क्या हो जाएगा, 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, आपको लिखना पड़ेगा 10 वर्ष बाद अनुपात। क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद अनुपात, 42/10 यानी 52/24 यानी काट दीजिए इसको, 13/6 आ जाएगा। तो ये अनुपात हो जाएगा 13:6। ठीक है, इस तरह से अनुपात आ गया हमारा, है ना। और अब जो है डी वाला, क्या दिया है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। जब पिता 30 वर्ष का था तब का बताना है ना। ठीक है, अभी बता देते हैं, 1 मिनट। जब पिता 30 वर्ष के थे, ठीक है भाई, तो पिता 30 वर्ष के कब थे, वर्तमान में पिता कितने वर्ष के हैं, 42 वर्ष के हैं, है ना। तो 42 में से 12 घटा देंगे, है ना। तो जब पिता 30 वर्ष के थे, यानी इसीलिए कर दीजिए आप, इसीलिए 42 ऋण 12/14 ऋण 12, है ना। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 15। तो अनुपात आ गया 15:1। इस तरह से ये प्रश्न हमारे यहाँ पे हल हो गया। अब अगला प्रश्न तो है नहीं, इस प्रश्नावली में कुल 16 ही प्रश्न थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस प्रश्नावली को, इस जानकारी को। और हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।